कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल गर्ल सुयों को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में एक सुनसान पुल के ऊपर से जा रही होती है कि अचानक सामने से आती गाड़ी उस पर फ्लैश मारती है और पता नहीं क्यों वो उसमें बैठकर वहां से चले जाती है। आगे हम देखते हैं डॉन ली को, जिन्होंने ट्रेन टू बुसान में काफी शानदार अभिनय किया, मगर इस मूवी में वो एक बॉक्सिंग कोच है। तो गी चोल, जो कि इस मूवी में उनका नाम है, काफी गुस्से में एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। उनके पास एक ट्रॉफी भी होती है जो कि उनके स्टूडेंट की थी। वो बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आता, मगर वहाँ के बिकाऊ और करप्ट जजेस ने उनके स्टूडेंट्स को कम पॉइंट्स देकर सेकंड प्लेस की ट्रॉफी दे दी, जो कि चियोल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए चियोल रेस्टोरेंट में बैठे जजेस को उनकी गलती बताने जाता है, जहां बातों ही बातों में बहस छिड़ जाती है और बिना कोई देरी किए चियोल उन सभी गद्दारों को एक ही पंच में सबक सिखा देता है। उनमें से एक जज टूर्नामेंट का वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए वो अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करके चियोल को कोचिंग से बैन करा देता है। सीन सीधे कट होता है और हम चियोल को अपनी सिस्टर से बात करता हुआ देखते हैं, जो कि चियोल से काफी गुस्से में थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि चियोल को टूर्नामेंट से बैन करा हो। अक्सर अपनी इस ईमानदारी और रिस्पेक्ट के चलते वो ऐसे छोटे टूर्नामेंट से बैन होता रहता है। खैर, चियोल की बहन उसे शहर की दूसरी तरफ एक जिम ट्रेनर की नौकरी दिला देती है, जो कि थोड़ा गांव का इलाका था। नौकरी के चलते वो बात मानकर उस शहर की तरफ बढ़ता है, जहां चियोल की कार का एक टायर पंचर हो जाता है। वो टोल ट्रक को कॉल करके इंतजार कर ही रहा होता है कि चियोल को सामने एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड दिखता है, जहाँ उसी हाई स्कूल लड़की की मिसिंग फोटो लगी होती है, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। आगे वो उसका नाम भी पढ़ता है सुयोन। उसके मिसिंग पोस्टर में किसी ने अभद्र बातें लिखी थी, जो कि चियोल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए एक अच्छे नागरिक के चलते वो उन बातों को मिटाने लगता है। आगे हम चियोल को देखते हैं, जो कि शहर पहुंच चुका था। वहां कदम रखते ही उसे 3 लड़कियां दिखती हैं, जो कि एक अकेली लड़की को परेशान कर रही थी। हमें पता लगता है वो अकेली लड़की यूजिन है, जो कि उस मिसिंग पोस्टर गर्ल की बेस्ट फ्रेंड होती है, जो कि उन 3 लड़कियों से लड़ाई कर रही थी, क्योंकि उन तीनों ने ही सुयोन के पोस्टर पर अभद्र बातें लिखी थी। मगर वो तीनों लड़कियां इस बात से बिल्कुल इनकार करती हैं कि उन्होंने पोस्टर में लिखा। हालांकि वो खुशी खुशी चाहती हैं कि सुयोन कभी वापस ना लौटे। वहीं चियोल उन सभी लड़कियों को अलग अलग करने लगता है, जिस पर उल्टा वो सभी उसे अपने काम से मतलब रखने को कहती हैं। आगे हम देखते हैं गी चियोल को, जिसे उसका पुराना स्टूडेंट मिल गया था, जो कि अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था और उसकी पोस्टिंग यहाँ इस शहर में लगी थी, और डोंग अपने सर को पूरा शहर घुमाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, जो कि सुइयों के घर आई होती है उसकी दादी का हालचाल पूछने। यहाँ पता चलता है कि सुइयों अपनी दादी के साथ इस घर में अकेले रहती थी और उसकी दादी अभी बेहद परेशान होती है जब से सुइयों की गुमशुदगी की खबर उन्होंने सुनी। एकमात्र यूजिन और दादी ही थी जो अपनी पूरी ताकत से सुइयों को वापस लाने के लिए मेहनत कर रहे थे, जबकि पुलिस भी इस केस से बिल्कुल नहीं जुड़ी थी। आगे हम यूजिन को देखते हैं, जो कि सुइयों के कमरे में अपने साथ बिताए पलों को याद करता दिखती है कि अचानक उसे एक बात भी याद आती है कि सुइयों क्लब में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। वहीं कमरे में थोड़े खोजबीन के बाद उसे क्लब का कार्ड भी मिल जाता है जहां सुइयों काम किया करती थी, और यूजिन उस क्लब में जाने का मन बनाती है। अगले दिन गी चोल के काम करने का पहला दिन होता है। चोल को जिम ट्रेनर के साथ स्कूल में डीन की नौकरी भी मिलती है। क्योंकि चोल डीन बन गया था, इसलिए प्रिंसिपल चोल को बच्चों से लंच फीस इकट्ठे करने का काम सौंपते हैं। प्रिंसिपल की बात मान चोल जब लड़कियों से फीस मांगने लगता है तो कोई भी लड़की उसकी बात नहीं मानती और सब उसे अनसुना कर देती है। चोल यूजिन से भी फीस मांगता है, मगर वो भी उसे मना कर देती है। कुछ ही समय बाद गी चोल स्टाफ रूम से देखता है कि यूजिन स्कूल को बंक कर कहीं जा रही थी, जिस पर वो उसका पीछा मार्केट तक करता है, मगर वो ध्यान से भटक जाता है और वेंडिंग मशीन पर गेम खेलता है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने गेम जीता था, जिस पर उसे एक स्टफ टॉय भी मिलता है। वहीं मार्केट के दूसरी तरफ हम इलेक्शन के पार्टी का कैंपेन देखते हैं, जिस पार्टी को वहाँ का एक पावरफुल पॉलिटिशियन मिस्टर किम चलाता है। यूजिन कैंपेन पर बिना कोई ध्यान दिए बस आगे बढ़ती है। क्लब में पहुँचने के बाद बाउंसर और दूसरे लोगों से सुइयों के बारे में जानकारी लेने लगती है, मगर उसे वहाँ कोई पक्का सबूत और जवाब नहीं मिलता कि वहाँ क्लब का ओनर आ जाता है और यूजिन को वहाँ से जाने को कहता है, मगर दोनों में बहस बढ़ जाती है। लेकिन तभी गी चोल वहाँ पहुँच जाता है और माहौल को बिगड़ने से पहले यूजिन को वहाँ से बाहर ले आता है। आगे वो उसे समझाता है कि उसे केस से दूर ही रहना चाहिए और सब कुछ पुलिस पर सौंप देना ही सही है। आगे हम रात को देखते हैं, गी चोल उसे घर ड्रॉप करता है, जहाँ से वो खुद अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। वहीं यूजिन एक बात नोटिस करती है कि एक अनजान इंसान उसका पीछा कर रहा है। वो कुछ सोच
बताती कि उससे पहले ही किडनैपर उसे काबू में कर गाड़ी में डालने लगता है और किस्मत के रहते गीचोल को गाड़ी में यूजिन का फोन दिखता है, जिससे वो लौटाने के लिए गाड़ी को मोड़ देता है। उसको गाड़ी में आता देख किडनैपर यूजिन को वहीं छोड़ गाड़ी को भगा लेता है और यूजिन की बेहोशी की हालत में च्योल शहर के एक हॉस्पिटल में ले आता है। अब तक यहाँ पुलिस भी आ गई थी, जिस पर च्योल एफआईआर भी दर्ज करवाने लगता है, मगर जैसे ही पुलिस चीफ को ये बात पता चलती है कि यूजिन बेस्ट फ्रेंड है सुइयों की, वो एफआईआर को दर्ज करवाने से आनाकानी करने लगता है, जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि सुइयों की गुमशुदगी की ज्यादा चर्चा इस शहर में हो। वहीं बाद में गीचोल अपने स्टूडेंट से बात करता है, जिस पर डोंगसू बताता है डिपार्टमेंट ने सुइयों की एफआईआर भी दर्ज नहीं करी। सभी को यही लगता है कि वो शहर भाग गई अपनी दिनचर्या और खुद का रहन सहन सुधारने, मगर गीचोल को पता नहीं विश्वास नहीं होता और वो खुद भी सुइयों के केस पर शामिल हो जाता है। अगले दिन वो उसकी दादी के पास मिलने भी जाता है, जहाँ वो दादी से अंगूठा लगवाता है, जिस पर सुइयों के गुमशुदगी की बातें होती हैं और यहाँ पुलिस के पास कोई बहाना नहीं होगा एफआईआर दर्ज करवाने के। और ये मेहनत रंग भी लाती है क्योंकि डोंगसू उनके केस को फाइल पर दर्ज करवा देता है। अगले दिन स्कूल में गीचोल खोजबीन भी शुरू कर देता है ताकि वो सुइयों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। वहाँ टीचर बताती है कि सुइयों अब तक की पढ़ाई हुई उसकी सबसे नालायक लड़की है, उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और वो आधे साल तो स्कूल में एब्सेंट ही रहती थी। टीचर गीचोल को सुइयों के केस से अलग हो जाने को कहती है। यहाँ में पता लगता है कि उसे सिर्फ यूजिन और उसकी दादी ही पसंद करती हैं, बाकी सब उससे नफरत करते हैं। यहाँ उस टीचर और गीचोल की बातें यूजिन बाहर से सुन लेती है और अकेले में गीचोल को यकीन कराती है कि सब यहाँ मिले हुए हैं। गीचोल को कुछ समझ नहीं आता कौन सही है और कौन गलत। जहाँ जाते वक्त यूजिन एक सवाल पूछते हुए कहती है कि वो क्या करता अगर सुइयों उसकी बेटी होती। यहाँ गीचोल के सारे डाउट खत्म होते हैं और अब वो इस नतीजे में आ गया था कि भले ही सुइयों अपनी मर्जी से भागी हो, मगर उसका मिलना जरूरी है। आगे हम गीचोल को देखते हैं जिसे वॉशरूम की खिड़की से धुआं निकलता दिखता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वही 3 बुली गर्ल स्मोकिंग करते हुए मिलती हैं। उन्हें डांटकर च्योल भगाता है और खुद से सिगरेट के छिपे पैकेट्स को ढूंढने लगता है, मगर उसे वहाँ सिगरेट के बजाय कैमरा छिपा हुआ मिलता है। गीचोल उस कैमरे को अपने साथ सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाता है, जहाँ प्रिंसिपल उसे अपनी बात रखने का जरा भी मौका नहीं देता, जिस कारण गीचोल बिन सच बताए वहाँ रूम से निकल जाता है और खुद से कैमरे में देखता है कि किसने उसे वॉशरूम में फिट करा। उसे जल्दी ही उसका चेहरा दिखता है और वो था आर्ट टीचर जी सोंग, जो कि स्टाफ रूम में बिल्कुल उसके बाजू में बैठता है। जहाँ गीचोल उसकी सारी ठरक उतारने जाता है, मगर वो तब तक घर के लिए निकल गया था। वहाँ उसके लैपटॉप में गीचोल खोलकर देखता है, तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें सुइयों और उसके मैसेजेस होते हैं, जहाँ सुइयों उसे ब्रिज पर रात को पिक करने के लिए बुलाती है, जिस पर गीचोल तुरंत अपने स्टूडेंट डोंगसू को कॉल करता है, मगर वो उसकी कॉल नहीं उठाता। आगे गीचोल दूसरी कॉल करता है यूजिन को और उससे पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ है। हम व्यूवर्स देखते हैं यूजिन अपने आर्ट टीचर जी सोंग के साथ ही कार में होती है, जो कि उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था। फोन पर गीचोल इशारों में जी सोंग की सारी हरकतें बताता है और यूजिन से गीचोल पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है, जिस पर यूजिन समझदारी के साथ इशारों में अपनी सारी लोकेशन बता देती है और गीचोल उसकी बताई लोकेशन पर आने लगता है। वहीं यूजिन देखती है जी सोंग के पास बिल्कुल वैसा ही की चेन है जो कि सुइयों के पास था, जिससे वो थोड़ा डर जाती है, मगर हिम्मत जोड़ के वो जी सोंग से की चेन के बारे में पूछती है। इतना सुनते ही जी सोंग उसे एक पंच मार के बेहोश कर देता है और जब यूजिन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक घर में रस्सियों से बंधा पाती है। उसे वहाँ सुइयों का फोन भी पड़ा दिखता है। यहाँ जी सोंग उसको कोई नुकसान पहुँचा पाता, मगर वहाँ इतने में गीचोल आ जाता है। वो दरवाजे को एक झटके में तोड़ अंदर आता है। जी सोंग खुद को बचाने लगता है, मगर एक नेशनल बॉक्सर से वो कहाँ बच सकता था। मात्र एक पंच में जी सोंग जमीन पर गिर होश खो बैठता है। कुछ समय बाद जब जी सोंग को होश आता है, वो गीचोल के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है कि वो ये खबर बाहर किसी को न बताए, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। मगर गीचोल उसकी एक न सुन उससे सुइयों के बारे में पूछता है। यहाँ ठरकी जी सोंग बताता है कि उसे सुइयों की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं पता। आखिरी बार सुइयों ने उसे कॉल करके ये बोला कि वो उसे क्लब से पिकअप कर ले। गाड़ी में जब सुइयों को वो घर छोड़ रहा था कि इतने में सुइयों को एक नंबर से कॉल आती है, जिस पर वो जी सोंग को एक पेट्रोल पंप पर ही छोड़ने को कहती है। सुइयों आगे कहती है कि उसका एक जानकार यहीं से पिकअप कर लेगा तो वो यहीं से वापस लौट जाए, इसलिए जी सोंग उसे पेट्रोल पंप में छोड़कर अपने घर के लिए बढ़ता है। मगर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे लगता है कि किसी लड़की को इतनी रात गए अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, जिस पर वो यू टर्न लेकर दोबारा पंप पर जब पहुंचता है तब तक सुइयों वहां से जा चुकी थी और वहां जी सोंग को उसका फोन भी जमीन पर पड़ा मिलता है। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है सुइयों की गुमशुदगी की। इतना सुनते ही गीचोल उसे थाने ले जाता है, मगर पुलिस चीफ अभी भी यकीन नहीं कर रहा होता कि सुइयों किडनैप है। इतने सबूत देने के बाद भी इंस्पेक्टर गीचोल को मना कर उसकी बातें काटता है और उसे वहाँ से भगा देता है। च्योल के जाते ही इंस्पेक्टर एक फोन मिलाता है। वो फोन के
के दूसरी ओर बात कर रहे इंसान को सचेत करने लगता है। यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि इस केस से कोई और भी जुड़ा है और पुलिस भी उसके साथ है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल गीचोल को नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वो सुइयों के केस से कुछ ज्यादा ही जुड़ा था। जहाँ वो सुइयों के बारे में ही सोच रहा था कि इतने में उसके स्टूडेंट डोंगसू का फोन आता है और वो गीचोल को जल्द से जल्द अपनी भेजी लोकेशन में आने को कहता है। गीचोल बात मान वहाँ तेजी के साथ पहुँचता है और वहाँ सुइयों की डेड बॉडी मिलती है। उन सभी की मेहनत टूट जाती है और यूजिन अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेथ से बिल्कुल सहम जाती है। यहाँ गीचोल एक बात समझ चुका था कि जिन्होंने भी सुइयों को मारा है वो यूजिन को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी के लिए वही सबके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। गीचोल और यूजिन हॉस्पिटल जाते हैं सुइयों की दादी से मिलने जो कि बहुत बीमार थी और उनकी सेहत और भी बिगड़ जाती है जब वो सुइयों की मौत की खबर सुनती हैं। सीन कट होता है डोंगसू पर जो कि अपने सीनियर्स की बात छिपकर सुन लेता है जहाँ पुलिस चीफ रिश्वत खाता है बात दबाने की। अब वो बात क्या थी वो हम मूवी में आगे जानेंगे। जिसके बाद डोंगसू अपनी खोज करता है और पुलिस कस्टडी से सुइयों का फोन चुरा लेता है। वो फोन ठीक करवाकर जब मैसेज पढ़ता है तो सुइयों के मैसेज दिखते हैं जो कि किसी औरत से बात कर रही थी। आगे वो अपने सर को सारी बातें बताता है जहाँ उस औरत का नाम इजुल था जो कि उसी क्लब में काम करती थी जिस पर सुइयों करती थी। और जैसे ही फोन कटता है कोई डोंगसू के पीछे हमला कर उसे बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गीचोल डोंगसू के बताई क्लब में आता है जहाँ इजुल नामक औरत से मिलकर सुइयों के बारे में जानकारी निकालने लगता है। वो बताती है कि सुइयों क्लब में पार्ट टाइम सिंगर की जॉब किया करती थी और जिस रात वो गायब हुई उस वक्त क्लब में पॉलिटिशियन किम, क्लब का ओनर और पुलिस चीफ भी मौजूद था। उनके सामने सुइयों जब गा रही थी तब सुइयों को पता चलता है कि उसकी दादी बेहद बीमार है और अस्पताल में भर्ती, इसलिए वो क्लब के मालिक से जाने की अनुमति मांगती है मगर मालिक साफ मना करके उसके साथ बदतमीजी करने लगता है जिस पर सुइयों उसे घायल करके वहाँ से भाग जाती है। बस इतना ही था जो इजुल जानती थी। तभी बार के बाउंसर्स गीचोल को चारों तरफ से घेर उससे लड़ने लगते हैं। यहाँ हमें एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। सभी को अकेले पीटने के बाद गीचोल बार के मालिक को सुइयों का सच बताने को कहता है। यहाँ वो उगलता है कि जब सुइयों भाग रही थी तब उसने खुद उसका पीछा करा मगर उसकी मौत का जिम्मेदार वो नहीं है, जबकि सुइयों उसे पब्लिक टॉयलेट में दम घुटने से मरी मिलती है और जिसने उसकी ये हालत करी वो और कोई नहीं बल्कि जी सुंग था जो कि पावरफुल पॉलिटिशियन मिस्टर किम का बेटा है। वो किसी से नहीं डरता और उसने गर्ल्स स्कूल में नौकरी भी इसलिए की ताकि वो लड़कियों को किडनैप कर सके। यहाँ वो सुइयों से प्यार कर बैठा था और जब उसने शादी के लिए मना करी तब जी सोंग ने उसे बेरहमी के साथ मार डाला। इतना सब जानने के बाद गीचोल वहाँ से निकल जाता है कि तभी उसके स्टूडेंट डोंगसू की कॉल आती है जिसमें वो बताता है कि जीसोंग को पुलिस ने छोड़ दिया है। यहाँ एक बात साफ थी कि यूजिन खतरे में है और गीचोल के लाख फोन करने के बाद भी जब यूजिन फोन नहीं उठाती तो वो गाड़ी सीधे जीसोंग के घर ले जाता है। मगर दूसरी तरफ जीसोंग ने यूजिन को किडनैप तो कर लिया था मगर उसने लोकेशन इस बारी दूसरी चुनी। वो उसे मानने ही लगता है कि मिस्टर किम वहाँ पहुँचता है। अपने डैड को सामने देख वो रुक जाता है जहाँ मिस्टर किम उसे एक और मर्डर करने से रोकता है और उसे हमेशा के लिए अमेरिका बस जाने के लिए कहता है। मगर जीसोंग अपने डैड से काफी गुस्से में था क्योंकि सुइयों को जीसोंग के पिता ने मारा था। यहाँ सच सामने आता है कि किम को पब्लिक बाथरूम में बुलाया गया था और तब तक सुइयों जिंदा थी और अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किम ने ही सुइयों का गला घोट कर मारा था और जीसुंग बस देखता रह गया। तो असलियत में मर्डरर मिस्टर किम था। मिस्टर किम के जाने के बाद जीसुंग यूजिन के पास आने लगता है मगर वो उसकी आंखों में स्प्रे डालकर वहाँ से भाग जाती है जिस पर जीसुंग उसका पीछा करता है और वो यूजिन पर काबू कर ही लेता है कि इतने में वहाँ गीचोल आ पहुँचता है। वो जीसुंग को पीटकर अपना सारा बदला लेता है मगर यूजिन की तबीयत बिगड़ जाने के कारण वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मिस्टर किम इलेक्शन की सीट जीत लेता है और अब उसे शहर का गवर्नर बना लिया था। जहाँ गीचोल भी किम के जीतने की न्यूज टीवी पर देखता है और गुस्से में वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम कार से घर लौट रहा था कि एक कार उसे ओवरटेक कर देती है। वो और कोई नहीं गीचोल था। ड्राइवर को अच्छे से पीटने के बाद वो किम तक पहुंचता है मगर किम अभी भी चोल को अपनी ताकत के बारे में बताता है। गीचोल बिना सोचे बस सुइयों को बदला चाहता था एंड बूम अगली सुबह न्यूज छपती है जहाँ सबको किम और उसके बेटे की असलियत मालूम चल जाती है। वो सारे दोषी सुइयों के मर्डर केस पर अरेस्ट हो जाते हैं और सुइयों को अपना न्याय मिल ही जाता है। मूवी की एंडिंग में हम गीचोल को देखते हैं जो कि यूजिन से हॉस्पिटल में मिलने आया था। साथ में वो स्टफ टॉय को भी उसके लिए छोड़ जाता है जो कि उसने वेंडिंग मशीन में जीता था। आगे गीचोल अकेले बिल्कुल हीरो स्टाइल में किसी दूसरे शहर जाने लगता है किसी दूसरी नौकरी और लाइफ की तलाश में। इसी के साथ एक बेहतरीन साउथ कोरियन मूवी द विलेजर्स खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।